बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्केच अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन एन इंडक्टिव कॉइल अगेंस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। यानी कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान, और ये जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे इसकी ग्रेडियंट आपको क्या सिग्निफिकेंस शो कर रहा है ये आपने बताना है। देखें, बात यह है कि जो ईएमएफ इंड्यूस इन इंडक्टिव कॉइल है, देखिए हमें अच्छे तरीके से पता है, हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है कि जब तक हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा तब तक हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा, और फ्लक्स के चेंज होने के लिए हमारे पास अच्छे तरीके से हमें आइडिया है कि हमारे पास जब तक करंट चेंज नहीं होगा हमारे पास फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब तक करंट चेंज होता रहेगा तब तक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस तक हमारे पास ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। यानी कि दोनों के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जब हमारे पास करंट का चेंज जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो है। जैसे जैसे करंट का चेंज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जो है वो बढ़ रही है। तो देखिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। व्हेन अ करंट इन एन इंडक्टिव कॉइल चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल चेंजेस, एज अ रिजल्ट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ is induced in a coil. Thus we can say that the EMF induced in an inductive coil is directly related with the rate of change of current। यानी कि इन दोनों का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। दैट्स वाई हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है, राइट। उसके बाद आप ग्रेडियंट की बात करते हैं कि ग्रेडियंट के लिए हम लोग क्योंकि वैल्यूज तो है नहीं, तो y डिवाइड बाय x हमारे पास ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा। तो y हमारे पास क्या है, EMF है, और x हमारे पास क्या है, di डिवाइड बाय dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। सो अगर आप ये वाला फॉर्मूला बनाएं, ऊपर हमारे पास आ रहा है ईएमएफ, ग्रेडियंट में ईएमएफ हमारे पास ऊपर आ रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो देखें ये जो हमारे पास बनेगा फॉर्मूला, ये हमारे पास बनेगा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आपने कहा था कि ईएमएफ तब तक चेंज होता रहेगा जब तक आपके कॉइल के अंदर से करंट चेंज होगा, और फिर हम लोग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह जो है वो कांस्टेंट लेकर आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। सो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनेगा। तो हम ये कह रहे हैं, सो बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन वी कैन से दैट द ग्रेडियंट इज दैट इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। यानी कि हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन है ये आपको ये रिलेशन मतलब बता रही है कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या है कि इस ग्राफ का जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस हमें प्रोवाइड करेगा, राइट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एन एसी जनरेटर आर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम पॉजिटिव। यानी कि जाहिर सी बात है कि एसी जनरेटर से जो करंट जनरेट होता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है। ऑल्टरनेटिंग में कभी हमारे पास पीक वैल्यू जब पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी। तो वो पूछ रहे हैं व्हाई फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। यानी कि अगर आप एसी जनरेटर में करंट की और वोल्टेज की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहे हैं तो इससे पावर के ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, पावर क्यों नेगेटिव नहीं हो रही, ऐसा आपने बताना है। दूसरा हमारे पास क्या, एक्सप्लेन यूजिंग स्केच ग्राफ्स। यानी आपने ग्राफ को ड्रॉ करके ये बताना है why the frequency of variation of power of an AC generator is twice as that of current and voltage। यानी कि पावर की फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आता है एसी जनरेटर की वो हमारे पास करंट एंड वोल्टेज के ट्वाइस होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपने जो प्रूव करना है। तो देखें मतलब ऐसा आपने ग्राफ से शो करना है। तो देखें पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। करंट एंड वोल्टेज हमारे पास हमेशा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है बाय एन ऑल्टरनेट। देखें ये नजर आ रहा है आपको ग्राफ कि करंट और वोल्टेज अभी आपके पास पॉजिटिव है, फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पावर हमारे पास हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी। उसकी वजह क्या है कि अगर आप पावर इन टर्म्स ऑफ करंट का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है I स्क्वायर R, और अगर आप पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। यानी कि दोनों ही क्वांटिटीज हमारे पास स्क्वायर हैं, तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर करेगा। सो दैट्स व्हाई पावर हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी। हम यहां पर यही कह रहे हैं दैट इलेक्ट्रिकल पावर इन टर्म्स ऑफ करंट इज गिवन एज P इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इज गिवन एज P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यानी कि दोनों ही चीजों का हमारे पास स्क्वायर है। सो for any value of I and V, the terms I squared and V squared remains positive. So according to equation 1 and 2, power can never be negative and always remains positive. यानी कि पावर हमारे पास जो नेगेटिव नहीं होगी बल्कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट। इसके बाद हमारे पास है पार्ट बी। देखें पार्ट बी में आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास पावर की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है ये आपके वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के ट्वाइस है। यानी कि अगर आप इन दोनों का जो है वो एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास पावर जो है इन दोनों की प्रोडक्ट का ट्वाइस आएगा। ऐसा क्यों है, देखें अगर आप आरएमएस वैल्यू सी जो है वो पावर निकाल रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, पावर होती है प्रोडक्ट ऑफ V इंटू I, यानी कि आरएमएस टाइम्स करंट
तो अगर आप RMS वैल्यूज का फॉर्मूला यहां पर रखेंगे तो देखें आपको यहां ये नजर आ रहा है कि आपकी जो पावर है वो हमारे पास ट्वाइस हो जाएगी एज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यानी कि ये रिलेशन आपको ये दिखा रहा है कि वेरिएशन जो आ रही है हमारे पास पावर की फ्रीक्वेंसी में वो करंट एंड वोल्टेज के प्रोडक्ट के ट्वाइस रहेगी। तो देखिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन शोज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पावर एंड ऑफ AC जनरेटर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट के हमारे पास जो पावर क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। राइट, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। देखें ये हमारे पास है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का अगर आप फॉर्मूला देखें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है 2πfL। राइट, सो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास जो है वो XL भी इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखें हम यहां पर कह रहे हैं द रिलेशन between inductive reactance and frequency is given as that is XL equals to 2πfL। ये रिलेशन हमें साफ साफ ये दिखा रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो स्ट्रेट लाइन अगेन हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ होगी। राइट, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is directly proportional to the frequency f and thus the graph between them will be a straight line। राइट, और फिर हमारे पास जो है वो इसके ग्रेडियंट की बात करेंगे। ग्रेडियंट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, देखें ग्रेडियंट अगेन हमारे पास क्या है, y डिवाइड बाय x, यानी कि XL डिवाइड बाय f हमारे पास आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट XL डिवाइड बाय f। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 XL डिवाइड बाय f, यानी कि XL को अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πfL डिवाइड बाय f। सो f से f कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा 2πf, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगा हमें, जो है वो इंडक्टिव मतलब इंडक्टेंस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि अगर आपको ग्रेडियंट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉइल की इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें ये फॉर्मूला आपको ये दिखा रहा है, ये हमारे पास है ग्रेडियंट दैट इज y डिवाइड बाय x, XL डिवाइड बाय f। ग्रेडियंट हमारे पास अगर मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनाऊं तो 2πfL डिवाइड बाय f हो जाएगा, तो f से f कट जाएगा, हमारे पास ये आंसर आएगा 2πL, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी गिव अस द सेल्फ इंडक्टेंस। सो हम यही कह रहे हैं कि above equation shows that we can determine the inductance by the gradient of graph of inductive reactance against frequency। right, next question की स्टेटमेंट चलते हैं। How does the doubling the frequency affect the resistance reactance of an inductor and the capacitor। लेकिन दोनों के जो है वो इनवर्स रिलेशन है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, इंडक्टिव जो हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमारे पास जो है वो इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज दैट XL इक्वल टू 2πfL, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर दोगे तो हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द इनिशियल इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर दिया, 2 को मैं जो है कॉमन करके शुरू में लेकर आ गया, तो 2πfL हमारे पास XL के बराबर है। सो मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर देंगे तो आपकी जो इंडक्टिव है वो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से अगर मैं अबव इक्वेशन शोज दैट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव इंडक्टर इज डबल्ड इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। और फिर हमारे पास जो है सेकंड रिलेशन है द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। सो अगर आप यहां पर फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस करेंगे तो हमें यहां ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगी अगर आप फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर देंगे। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी की जगह जो है वो फ्रीक्वेंसी को 2f कर दिया, 2 को मैंने जो है वो कॉमन कर दिया, 1/2 को अलग अगर हम कर दे तो ये 1/2πfc XC के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस करने से जो चेंज आएगा वो कितना होगा, 1/2 टाइम्स इनिशियल कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कि हम यहाँ ये कह रहे हैं कि above equation shows that the capacitive reactance will become half if frequency becomes double। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, if the peak value of साइन वेव is 1000 volt what is the effective value। पीक वैल्यू यानी कि VM आपको गिवन किया जा रहा है दैट इज 1000 वोल्ट। तो आपने क्या करना है, इफेक्टिव यानी कि RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है RMS वैल्यू का, दैट RMS इक्वल्स टू VM यानी कि पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। सो आप यहाँ पर पीक वैल्यू को पुट करेंगे, डिवाइड करवा देंगे √2 के साथ, तो आपके पास RMS वैल्यू आ जाएगी 707.1 वोल्ट्स। राइट, 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यानी कि रिएक्टेंस जो है वो ओहम में मेजर की जाती है दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। तो देखें ओहम इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज गिवन एज V डिवाइड बाय I, यानी कि वोल्ट पर एम्पेयर जो हमारे पास ओहम के बराबर होती है, ऐसा हमें पता है।
तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों के लिए शो करना है कि दोनों ओहम में मेजर की जाती हैं। सो पहले हम यहाँ पर जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते थे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πfl, राइट। देखिए यहाँ 2π तो हमारे पास एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज यानी कि सेकंड इनवर्स, और जो अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है EMF टाइम्स डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल आई। EMF होता है वोल्टेज, टाइम हमारे पास है सेकंड, जो हमारे पास करंट है वो क्या है एम्पेयर, यानी कि क्या हो जाएगा ये L की जगह क्या आ जाएगा VS यानी कि वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो देखें ये सेकंड इनवर्स और पॉजिटिव सेकंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पेयर, दैट विल बी इक्वल्स टू ओम। सो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो ओम के अंदर मेजर होती है। सिमिलरली इस तरीके से हम जो है वो दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, इंडक्टिव कैपेसिटेंस की अगर आप बात करें तो ये होती है 1/2πfc, राइट। यहाँ पर हम जो है वो देखें 2π तो हमारे पास कांस्टेंट, इसको छोड़ दे, इसकी कोई यूनिट नहीं है, f हमारे पास सेकंड इनवर्स है। और अगर आप कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस हमारे पास होती है Q डिवाइड बाय V का रेशो, राइट। तो अगर आप Q को देखें तो ये क्या है कूलम पर वोल्ट, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है क्योंकि ये रेशो था, वोल्टेज ऊपर चला जाएगा, यहाँ सेकंड इनवर्स टू कूलम जो है वो एम्पेयर के बराबर हो जाएगा, तो ये V/A हमारे पास जो है वो ओम के बराबर हो जाएगा, राइट। दोबारा से थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि देखें ये 1/2π हमारे पास कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेकंड इनवर्स, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है कूलम पर वोल्ट, राइट। ये वोल्टेज को आप ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स टाइम्स कूलम। और अगर आप करंट का जो है डेफिनेशन देखें तो ये हमारे पास जो है वो कूलम इंटू सेकंड इनवर्स हमारे पास एम्पेयर के बराबर होता है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वोल्टेज और ये इसकी जगह सेकंड इनवर्स इंटू कूलम की जगह आ जाएगा एम्पेयर, सो वोल्टेज पर एम्पेयर दैट इक्वल्स टू ओम। सो ये भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो हमारे पास जो है वो ओम के बराबर होता है। ये इंडक्टिव कैपेसिटेंस नहीं है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ECG। देखें ECG हमारे पास जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग जो है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस से करंट मेजर करते हैं, और वो करंट ही हमारे पास देखें ऑल्टरनेटिंग जो है वो सिग्नल जनरेट करता है, वही हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ECG। देखें हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वर्क्स ऑन द डिटेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन आवर स्किन। मैंने भी आपको क्या बताया कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास हार्ट बीट होती है तो हमारे पास स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है वो करंट जनरेट होता है, और वो करंट इलेक्ट्रोड जो है वो उसको एज अ ग्राफ शो कर रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, और फिर हम लोग जो है उसको लास्ट में प्रिंट निकाला जाता है। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट पिक्स अप द इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट मसल ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आप इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान, तो हमारे पास जो करंट जनरेट होता है, और करंट को हम जो है वो एज अ सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे पास वो ग्राफ इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग हार्ट बीट अ स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। So the collected information about the heart condition are printed on a paper in the form of wave curve, यानी कि वो जो करंट आपके पास बना है उसी करंट को आप एज अ वेव कर्व जो है वो प्रिंट कर लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो हार्ट कंडीशन को बताते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ECG। तो ये हो गए हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर 15। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।